अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे जो कुछ आज मनाजिर हमने कौमी असम्बली में देखे, जहां पर गाली गलोच, हाथापाई और तमाम तर चीज़ें हमें नज़र आई। शहबाज शरीफ साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं, वो कल अपनी तकरीर नहीं कर पाए थे। आज एक दायरा उनके गिर्द बनाया गया, उनकी जमात के लोगों ने मुसलसल शोर शराबा हुकूमती बेंचेस की जानिब से जारी रहा और इसी दौरान शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो तकरीर है बजट को लेकर वो मुकम्मल की समहाउ। गो के हर मुमकिन कोशिश की गई इस सारे मामले को रोकने की, और मौक़िफ़ ये था कि अगर इमरान खान साहब को तकरीर नहीं करने दी जाएगी तो हुकूमत भी अपोजिशन को तकरीर नहीं करने देगी। खान साहब के हवाले से उनके जो मुख्तलिफ वज़रा हैं बड़ा वाज़ेह तौर पर कहते हैं कि उनके पार्लियामान में आने का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि उनकी बात नहीं सुनती अपोजिशन। अब तक ये हमें समझ में आता है कि अपोजिशन हंगामा आराई करती है, शोर शराबा करती है। हुकूमत का काम होता है कि मामलात को बेहतर तरीके से चलाए, ऐवान को बेहतर तरीके से चलाए और शोर शराबा या इस तरह की चीज़ों को अवॉइड किया जाए। लेकिन आज हमने देखा कि हुकूमती वज़रा जो हैं, मुआविनीन जो हैं, तमाम तर लोग वो शोर शराबा और हंगामा आराई करते नज़र आए कि हमने अपोजिशन लीडर को तकरीर नहीं करने देनी। खैर, इस सारे मामले में बजट हाल ही में पास हुआ है और आज सिंध असम्बली का बजट था, गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली का बजट था, दीगर सूबों के बजट अभी आना बाकी हैं। और इस वक्त जो हुकूमत का मौक़िफ़ है इस सारे मामले को लेकर वो ये कि एक बहुत बेहतर बजट दिया है। इमरान खान साहब का ये मानना है कि अब मईशत को बेहतर करने का वक्त आ गया है, जो आदाद व शुमार है उनकी बेहतरी का वक्त आ गया है। लेकिन जो अपोजिशन है, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, बिलावल साहब हों या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, उनका ये मानना है कि ये बजट कहीं पर भी तरक्की का ज़ामिन नहीं है। अवाम पर बोझ डाला गया है, टैक्सेस की बात है, रोज़गार के हवाले से कोई अपॉर्चुनिटीज़ की बात नहीं है, और फोर्ज्ड फिगर्स हैं जो आदाद व शुमार दिए जा रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि इन आदाद शुमार के चक्कर में अवाम को पागल बनाया जा रहा है। ये इस वक्त मौक़िफ़ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी। आज शहबाज शरीफ साहब की तकरीर भी इसी के अराउंड थी। उन्होंने बिजली की बात की कि जिस तरह से इस वक्त शदीद गर्मी है मुल्क भर में और शदीद लोड शेडिंग हो रही है, उसकी रीज़न्स क्या हैं कोई नहीं जानता कि अगर इजाफी बिजली मौजूद थी तो आज ये इतना शॉर्टफॉल बिजली का क्यों पेश आ रहा है। फिर इसके साथ साथ उन्होंने आटा और चीनी की बात की कि किस तरह से लोगों को लाइनों में लगकर ये तमाम तर चीज़ें मिल रही हैं। फिर उन्होंने जो अशिया खुरनोश उनकी कीमतों में जिस तरह से इजाफा हुआ है उसका तज़किरा भी किया, और यही वो चीज़ें हैं जो यकीनन हुकूमत नहीं सुनना चाहती, और यही वजह है शायद कि ये शोर शराबा भी था और हर हद तक कोशिश भी की गई कि रोका जाए कि अपोजिशन की बात सामने ना आए। लेकिन कुछ रियलिटीज़ हैं जो मौजूद हैं और कुछ दावे हैं जो इस वक्त हुकूमत के हैं जो अपनी जगह पर मौजूद हैं। इन्हीं के दरमियान आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ एक और अहम मामला नैब का रहेगा। चेयरमैन नैब के हवाले से जो उन्होंने बातें कही हैं, फिर जिस तरह से शाहिद खान अब्बासी साहब चेयरमैन नैब को कह रहे हैं कि हिम्मत पैदा करें, जो जाली केसेस हैं उनका ख़ात्मा करें, और जिस तरह से चेयरमैन नैब ये फरमा रहे हैं कि ये एहतसाब का अमल जारी रहेगा, नैब अपना काम जारी रखेगा, करप्शन का खात्मा हमारी जिम्मेदारी है। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी भी कर देंगे, उनको घर शायद नहीं भेजा जाएगा। मैं चाहूँगा कि हम उस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं नदीम असगर कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त। चौधरी जाफ़र इकबाल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। नदीम कुरैशी साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। चौधरी साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। आज शहबाज शरीफ साहब ने बिलाखिर तकरीर कर दी, एक कोशिश भी की गई थी हुकूमत की जानिब से, क्या बेहतर नहीं था कि आप बोलने दें इमरान खान साहब को और हुकूमत बोलने दे आप लोगों को? गो कि वो भी ज़्यादा कोशिश नहीं करते और आप भी नहीं चाहते कि माहौल ऐवान का बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। इमरान अक्सर उन मौके पे जब उन्हें पार्लियामान के अंदर होना चाहिए वो गैर हाजिर होते हैं, और अगर तब मुस्लिम लीग नून ने कोई रोड ब्लॉक की होती है, कहीं बनी गाला के बाहर धरना दिया होता है, या कोई और ऐसी चीज़, कोई और अमर माने जिसमें मुस्लिम लीग नून या कोई अपोजिशन की जमात शामिल है, तो वो भी हुकूमत को वजाहत करना चाहिए कि जब भी कोई ऐसी सीरियस बात हुई, इवन नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात होनी थी, कश्मीर के ऊपर बात होनी थी, उससे पहले जब इंडिया ने हमला किया और हमारे एयरफोर्स के जवानों ने जवाब दिया, तब सिक्योरिटी इश्यूज़ पे बात होनी थी। आप कभी भी इमरान खान साहब को ऐवान के अंदर नहीं देखेंगे, ना उनके पास कोई सॉलिड एजेंडा, ना उनके पास कोई बात करने के लिए कोई ऐसे पॉइंट्स, कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो वो अवाम के सामने या ऐवान के सामने रख सकें। दूसरी बात यह है कि हम नहीं करने देते तकरीर। भाई, अगर आप पिछले 5 साल की जो 2013 से 18 तक का टेन्योर था ज़रा देख लें, या उससे पहले भी देख लें, अपोजिशन अपनी हद तक एक मुनासिब एहतजाज हर मामले पे करती है, लेकिन
ऐसा कभी नहीं हुआ जो हुकूमत के अंदर बैठी हुई पीटीआई कर रही है। जब ये लोग ऑपोजिशन में थे तब भी अगर आप देखेंगे तो हमारे एहतजाज से ज़्यादा इनका बड़ा एहतजाज था। जो आखिरी बजट था 2018-19 का, उसकी अगर आप सिर्फ विजुअल्स निकाल लें और देख लें कि वज़ीर ख़जाना जब तकरीर कर रहे थे तो ये धक्के देने के लिए आए हुए, और अभी इनके वज़ीर ख़जाना ने जब तकरीर की तो कोई भी अपोजिशन का नुमाइंदा इनके वज़ीर ख़जाना के गिर्द आपको नज़र नहीं आया। तो इमरान खान साहब अगर नहीं आते तो वो इस डर से नहीं आते कि जो उनकी 3 साल कारकर्दगी है और जो कुछ वो बजट के अंदर लेकर आए हैं वो उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, वो उसको फेस नहीं कर सकते। और ऐवान के अंदर जो कुछ आज हुआ या इससे पहले हुआ, मैं तो बतौर एक्स मेंबर कौमी असम्बली मुझे इस बात पे शर्म आती है, चाहे वो कोई पीटीआई से हो, कोई नून लीग से हो या किसी भी जमात से हो, कि आप 18-22 करोड़ अवाम में से 272 लोग हैं जो इलेक्टेड हैं। जी जी, आप जरा परसेंटेज अपनी देखें, कितना बड़ा अल्लाह का इनाम है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपके ऊपर। तो मुझे तो कोई भी रुकने असेंबली कोई फेल करे उसके ऊपर शर्मिंदगी भी है, और मैं बतौर साबिक रुकन अपनी कौम से इस पर माफ़ी भी मांगता हूँ कि आप हमें किन तवक्कुआत के साथ भेजते हैं। ये आपने बड़ी पॉजिटिव बात की। मेरे ख्याल से यही रवैया चॉइस साहब सबका होना चाहिए, यही अप्रोच सबकी होनी चाहिए। वो जिस जमात की जानिब से भी हो रहा है, ओवरऑल जो पैगाम जा रहा है या जो लोग मनाजिर देख रहे हैं वो देख के यकीनन बेहतर नहीं लगता। मैं नदीम असगर कायरा साहब आपसे जानना चाहूँगा, जो कुछ आज हुआ ऐवान में ये क्या है सर, और ये इस तरह के वाक़यात क्यों होते हैं? चाहे वो हुकूमती कोई शख्स लड़ रहा है, अपोजिशन का लड़ रहा है, या कतई नज़र किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से लड़ रहा है, लेकिन ये मनाजिर अब रूटीन होती जा रही है देखना। असल में ये जो पीटीआई का कल्चर है ना, जो उन्होंने जब से पीटीआई की मार्ज़ वजूद में आई है, पार्टी बनी है, आप देख लें कि उन्होंने हमेशा वो बातें की हैं जो लॉजिक के साथ वो प्रूफ नहीं कर सकते। और वही बात है कि कभी वो कहते थे कि मैं किसी को एक्सटेंशन नहीं दूंगा, एक्सटेंशन देते हैं। कभी कहता है मैं करप्ट लोगों को छोड़ूंगा नहीं, फिर अपने साथ में लाते हैं। कभी कहता है मैं चीनी चोरों को नहीं छोड़ूंगा, उनकी जो है वो वापस हो जाती हैं। वही कल्चर जो कभी उन्होंने डी चौक के ऊपर रखा था, वही कल्चर लेकर वो ईवान में चले गए। बात यह है कि जो ईवान होते हैं उनमें पॉलिटिक्स और होती है, जब हम जलसों में होते हैं वो पॉलिटिक्स और होती है, जब हम अपने ज़ाती ऑफिस में बैठकर लोगों को डील कर रहे होते हैं वो सियासत और होती है। हमारी बदकिस्मती ये है कि जिस दिन से पीटीआई बरसर इक़्तिदार आई है, क्या ये आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा लें, जो भी बजट होता है अपोजिशन एक अपना रोल अदा करती है कि आप ये कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, निशानदेही करनी है। अपोजिशन जाकर डंडे नहीं मारती किसी को, लेकिन अगर ईवान में हुकूमती पार्टी के अरकान, जिस तरह एक वो न्याजी जो बातें कर रहा था, जिस पर पूरी दुनिया में शर्म महसूस किया जा रहा है, जिस तरह की वो गुफ्तगू कर रहा था, इसी तरह आज आप देख लें, वायरल हुई है, जी वीडियो आई है, इसी तरह आप देख लें कि आज जो कुछ हो रहा है, आज अगर हुकूमती पार्टी अपोजिशन लीडर को बात नहीं करने देगी तो कैसे ईवान चलेगा? कौन लीड कर रहा है? हुकूमत लीड कर रही है, इमरान खान लीड कर रहा है। और अगर इमरान खान और उसके साथी नहीं, लेकिन उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है ना कि आप उनको नहीं बोलने देते, आप वज़ीर आज़म को ईवान में नहीं बोलने देते। नहीं, ये नहीं होता। आप याद रखें, जो लीड कर रहा है ना, उसने ईवान को आगे लेकर जाना है। हमारा ऑपोजिशन का काम होता है निशानदेही करना, ऑपोजिशन का काम है शोर शराबा करना, ऑपोजिशन का काम है उस चीज़ की निशानदेही करनी, जब वो हुकूमत ना माने वो शोर करना, प्रेस टॉक करनी। लेकिन बदकिस्मती यह है, हुकूमत जो है वो प्रोटेस्ट करने आ गई। भाई आप अपोजिशन में नहीं है। मसला क्या है? असल मसला ये है अरसलान साहब कि वो लोग कह रहे हैं कि बजट तो हम नहीं दे सके, लोगों को रिलीफ नहीं दे सके, महंगाई जो है वो कहाँ की कहाँ पहुँच गया है, बिजली के बिल कहाँ पहुँच गए हैं, लोड शेडिंग हो रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, किसान जो है वो मर रहा है। तो इस सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने एक फ़ैसला किया। इमरान खान साहब का आपको पता है ना, वो अक्सर कहते हैं कि मैं तर्जमान, उन्होंने इतने तर्जमान रख लिए जितने असम्बली में मेंबर नहीं हैं। उन तर्जमानों को एक ही टास्क दिया जाता है कि आप लड़ाई शुरू कर दो, इशू से हटा दो। कभी वो इशू सिंध पर ले जाएंगे, कभी वो पंजाब पर ले जाएंगे, कभी किसी पार्टी लीडर की ज़ात पर ले जाएंगे, किसी दूसरी पार्टी के लीडर की ज़ात पर ले जाएंगे। वो हमेशा डाइवर्ट करते हैं,
वो समझते हैं कि हम डाइवर्ट करेंगे तो हमारी कारकर्दगी जो है वो कौम के सामने नहीं आएगी। बेसिक जो अभी तक ये जो एहतजाज कर रहे हैं वो मसला ये है कि गरीब आदमी का में वो असल मसला है वो उससे मुंह मोड़ने के। मैं जरा कोशिश करूंगा कुरैशी साहब से, उस पर हम ब्रेक के बाद जवाब लें। साथ रहिए। जी वेलकम बैक। नदीम कुरैशी साहब की जानिब आऊँगा। सवालात बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं। कुरैशी साहब, एक तो क्या जिम्मेदारी है हुकूमत की और किस तरह से हम देखते हैं कि हुकूमती वज़राई जो हैं वो गालम गलोच कर रहे हों या गुत्थम गुत्था हो रहे हों, ये मनाजिर हमें देखने को मिलते हैं। कौम क्या क्या तवक्को रखे, क्या उम्मीद रखे? हुकूमत एहतजाज कर रही है कि हम अपोजिशन लीडर को नहीं बोलने देंगे, इसकी भी मिसालें कम ही मिलती हैं। क्या कहेंगे सर इस सारे मामले पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान, कोई भी शख्स अगर आपका सिर्फ प्रोग्राम देखेगा और उसको ग्राउंड रियलिटी से आगाही नहीं होगी तो मेरे दोनों भाइयों की, मेरे दोनों दोस्तों की बातें बड़ी शानदार, बड़ी खूबसूरत, बड़ी अट्रैक्टिव, बड़ी मकबूल, लेकिन चूंकि मेरी खुशनसीबी ये है कि मैं कल पंजाब की बात करूंगा। पंजाब के बजट सेशन का मैं हिस्सा था। मैं वो बात बताऊंगा जो आंखों देखी है, जो पूरी कौम ने देखी। जी जी। जो लोग सिर्फ आपका प्रोग्राम देखेंगे और उन्होंने वो दो इजलास नहीं देखे होंगे, नेशनल असेंबली का भी और पंजाब असेंबली का, वो तो शायद यकीन कर ले। जिन्होंने ये इजलास देखे हैं, जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब बजट की तकरीर के लिए अपने रोस्टम की तरफ बढ़े हैं, अभी किसी ने एक वर्ड नहीं सुना। उन्होंने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम भी नहीं कही। पंजाब के अरकान असेंबली हाथों में प्ले कार्ड्स लेके, बैनर्स लेके, जिस तरह रेंटे क्राउड का माहौल नहीं होता जो आजकल हमारे इन दोनों दोस्तों की जमातों को, जब ये पीडीएम में इकट्ठे थे, अब तो खैर नहीं है, तो इनको जब ये जलसे करते थे तो ये रेंटे क्राउड की तरह से बाहर से लोगों को लेकर आया करते थे। उसी तरह से अरकान असेंबली जैसे संजीदा लोग, बिल्कुल जाफर इकबाल साहब ने ठीक कहा कि रुकन असेंबली बनना बहुत बड़ा ऑनर है। 22 करोड़ लोगों में ये 1100 लोग हैं, तमाम प्रोविंशियल और नेशनल असेंबली के और सेनेट के लोग। तो वहां वो शुरू होगा, किसी एक शख्स ने बजट स्पीच नहीं सुनी, किसी एक शख्स ने बजट को पढ़ा नहीं और उन्होंने बजट मुस्तरद कर दिया। तो मेरा अर्ज करने का मकसद ये है, लच्छेदार बातें करना, मीठी मीठी बातें करना, लोगों को। मेरा मैं सवाल दोबारा आ जाता हूं अपनी बात पे। मैंने तो ये कहा कि ऑपोजिशन, और इन्होंने भी कहा कि ऑपोजिशन का एक रोल होता है, वो प्ले करते हैं, वो तनकीद करेंगे बजट पर या वो हल्का फुल्का एहतजाज करेंगे। ये जितने भी बजट माजी में पेश हुए हैं हर दफ़ा यही होता है, जिसकी भी हुकूमत और जो भी ऑपोजिशन। हुकूमत ये काम कब करती है ये हम पहली दफ़ा देख रहे हैं कि आप ही अवान का माहौल ख़राब करने में, आप ही की जमात खुद आगे होती है, आप ऑपोजिशन लीडर को नहीं बोलने देते, मामलात आप लोग खुद खराब करते। ये कभी इसकी मिसाल कम है। मैंने तो ये सर बात। अरसलान साहब, आपको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की वो पहली स्पीच जो असेंबली के फ्लोर पे उन्होंने बतौर प्राइम मिनिस्टर की याद होगी। अपोजिशन के लोग, दुनिया में ये भी कहीं नहीं हुआ कि वो अपोजिशन जिसको ये बड़ा दावा हो कि जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, 35-40 साल इक़्तिदार में रहे, जिनको ये दावा हो कि जी वोट को इज्जत हो, वो अपने खिलाफ कॉस्ट होने वाले वोट की तस्दीर करें फ्लोर ऑफ द हाउस, ये भी दुनिया में कहीं नहीं हुआ। मैं आपको एक अर्ज करता हूँ, ताली दोनों हाथों से बजती है जब आप फाइनेंस मिनिस्टर की बात ही नहीं सुनेंगे। अभी इन्होंने कितनी बातें की हैं कि जी बड़े टैक्सेस लग गए, लोग बड़े परेशान। भाई आप मुझसे लॉजिक में बात करें, आप एग्रीकल्चर में एक प्रोग्राम कर लें, मुझे आप अपना भी सिस्टम बताएं जो आप एग्रीकल्चर में आपके प्लान से और मैं भी डिस्कस करता हूं। आप सिर्फ एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इन तीनों में से किसी एक बात पर मेरे ये दोनों फाजिल दो पॉइंट टू पॉइंट चले, मुझसे बात करें, मैं इनको लॉजिक के साथ कोशिश करूंगा। इन्होंने तो नहीं समझना, लेकिन आपके प्रोग्राम देखने वालों को अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बुनियादी तौर पर ये जो कुछ हो रहा है, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान लॉन्ग टर्म बेसिस पर आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान को जिस तरह से इन्होंने टीके लगाए, मैं तो एक देखिए जो आपने बात की पॉइंट टू पॉइंट, वो तो एक अलहदा मामला। मैं तो एक आम आदमी की हालत ज़ार देखता हूँ, उसके रोज़मर्रा के मसाइल देखता हूँ, और फिर अपोजिशन जो तकरीर करती है वो भी उसी का तस्करा कर। अभी मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में एक बात की कि ये जो इस वक्त शदीद गर्मी में शदीद लोड शेडिंग है, हम्माद अजहर साहब ने 2-3 दिन पहले एक वीडियो पैगाम जारी किया था कि जी ये वो मेंटेनेंस हो रही है, 2-3 दिन का मामला है, बिजली हमारे पास सरप्लस है। वो 2-3 दिन भी गुजर गए, लोड शेडिंग उसी तरह चलेंगे। किसी नुक्ते पे बात कर लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कर लेते हैं। इसकी सर कोई रीज़न है, कोई लॉजिक है, कोई वजह है जो आवाम को नहीं बताई जा रही?
देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, पहली बात तो ये कि किसी जगह भी शेड्यूल लोड शेडिंग नहीं है, एक बात। ये तो सर और ज्यादा मसला है ना कि शेड्यूल नहीं है, 5 घंटे बिजली जा। अरफान साहब सुने तो सही ना जी जी। अभी 1 माह पहले हमारे अपोजिशन के बड़े बड़े दोस्त, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल, अभी इन्होंने कहा ना, कायरा साहब ने, कि जी इनकी तर्जुमानों की फौज है। तो जनाब आपके पास भी अब बहुत लोग हैं बात करने के लिए। सब लोग ये कह रहे थे कि अगर लोड शेडिंग नहीं हो रही, सरप्लस बिजली बन रही है, तो ये सारा क्रेडिट पीएमएलएन को जाता है। मैंने खुद शायद खाकानाबाद को सुना कि जी ये तो मान जाए ये सारा हमारा किया हुआ है। मैं आपको एक अर्ज करूं, 22 करोड़ लोगों की आबादी का मुल्क है। जब ये गर्मी के जो दिन होते हैं, इसमें जो पीक आवर्स होते हैं, बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाती है इलेक्ट्रिसिटी की। किसी जगह पर कोई मेंटेनेंस के हवाले से, किसी जगह पे कोई ऑपरेशनल मैटर हो सकता है। अगर वापड़ा ऐलान करे, ऐलानिया लोड शेडिंग का, कि जी हाँ जी लोड शेडिंग यहाँ हो रही है, तो हम उसको ऑन करेंगे, लेकिन बहुत सारी जगहों पर मेंटेनेंस इश्यूज हैं, बहुत सारी जगहों पर ऑपरेशनल इश्यूज हैं। नदीम साहब पॉइंट आ गया, मैं आगे बढ़ूंगा। चौधरी साहब, अब आपको पता चल गया है, शहबाज शरीफ साहब जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे आज बिजली की बात कर रहे थे, नदीम साहब ने आपको, नदीम कुरैशी साहब ने जवाब दे दिया है कि कोई एलानिया लोड शेडिंग नहीं है। फिर क्यों इतना डंडोरा सब पीट रहे हैं कि जी बहुत बिजली जा रही है और आम आदमी तंग है? जी बिल्कुल, उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि लॉन्ग टर्म तरक्की जो इस मुल्क की होने जा रही है वो किसी को हजम नहीं हो रही। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी हम किसानों के मामलात पे, तालीम और सेहत के मामलात पे बात करने के लिए तैयार हैं। ये भी बड़ी खुशाइंद बात है। और ये जो अभी उन्होंने वजाहत की कि जब गर्मियों में दोपहर को ज़्यादा गर्मी पीक पे जाती है तो फिर वो कोई मेंटेनेंस के इशू आ जाते हैं और मसला बन जाता है, ये भी बड़ी कमाल बात की है। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब का हवाला दिया कि वो कहते हैं हम लगा के दे। तो मैं सिर्फ 3 सवाल करूंगा भाई, अगर उसकी वजाहत कर दें। नंबर 1 कि पिछले 3 सालों में कोई एक मंसूबा बता दें जो नया इन्होंने बिजली का प्लान किया हो, जिसका संगे बुनियाद रखा हो, जिसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी इनके पास हो कि हम ये अगले 3 साल के, ये पिछले 3 साल में जो इन्होंने बनाया हो, जो हमारे बनाए हुए मुकम्मल हो रहे हैं, जिनके फीते काट रहे हैं, उनको एक साइड पर रखते हुए। फिर ये भाई बता दें किसानों की बात करते हुए कि जब हमारी हुकूमत थी, यूरिया खाद की बोरी हमें मिल रही थी 1300 रुपये की, आज वो 2400 रुपये की है। टीएपी खाद की बोरी हमें मिलती थी 2400 की, वो आज 4400 रुपये की है। तो मुझे ज़रा वजाहत कर दें कि जब खाद जो बुनियादी चीज़ है फसल में, बीज, फिर हल चलाने के लिए आपको ट्रैक्टर के तेल की ज़रूरत होती है, वो डीजल का रेट भी निकाल के इन्हें बता दें। ट्यूबवेल चलाने के लिए बिजली और साथ तेल की ज़रूरत है, उन दोनों की कीमतें भी बता दें कि ये सारी इनपुट जो है वो क्या किसान की जो फसल है उसको महंगा नहीं कर रही। तो कौन सी ऐसी पॉलिसी इनकी है जो बहुत इनकलाब वाली है। फिर एक सवाल सिर्फ एजुकेशन पे करूँगा कि मरकज़ी बजट में और सूबा पंजाब के बजट में हायर एजुकेशन का बजट 2017-18, 18-19 में कितना था और आज कितना है। ये 3 सवाल बता दें, हम जो है इनके कायल हो जाएंगे। 3 सवाल ये बता दें, हम इनके कायल हो जाएंगे। कायरा साहब, आपसे जानना चाहूँगा, बिलावल साहब ने भी बजट को मुस्तरद किया, उन्होंने आम आदमी पर कहा कि जिस तरह से टैक्सेस, बोझ, तमाम तर बातें, लेकिन हुकूमती तर्जुमानों का ये कहना है कि बिलावल साहब ने तो बजट पढ़ा ही नहीं, उसको ऐसे ही उठा के मुस्तरद कर। पॉइंट टू पॉइंट हम चीज़ों पर इन डेप्थ डिस्कशन क्यों नहीं करते, या ये सिर्फ एक तरीक़ाकार है कि ऑपोजिशन ने बजट रिजेक्ट करना है, हुकूमत ने कहना है बेहतरीन बजट है, इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता। ये एक सेट पैटर्न है जिस पे हमने चलना है, या कोई हम आवाम तक दलील से बात क्यों नहीं पहुंचाते कि जी क्यों ये बजट आवाम दुश्मन है या क्यों इसको रिजेक्ट किया जा रहा है? देखिए, पहली बात यह कि 3 साल हो गए हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहों में कितना इजाफा किया है? 10% और 10% इन्होंने पहले प्रेशर पे किया 20%। और जब हमारी हुकूमत थी तो हमने 120% जो है बजट में इजाफा किया। लेकिन उस पर तो ये लोग यही लॉजिक देते हैं ना कि इतने कर्जे चढ़े मुल्क पे। देखिए, अगर कर्जे चढ़े हैं तो वो जो 2000 अरब की जो रोज़ की हो रही थी करप्शन, वो तो रुक गई है ना, वो तो रुकी है। तो अब अरसलान साहब उसको रोक लिया है, आप दयानतदार आ गए हैं, आपके अदारों में करप्शन रोक गई है, सियासतदानों की करप्शन रोक गई है, तो फिर आप बजट में लोगों को क्यों नहीं रिलीफ दे रहे? अगर आज पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो सिंध में बजट पेश करती है तो वो 25,000 तनख्वाह मुकर्रर करती है, ठीक है,
और उससे 25% उनकी पेंशन और उसमें इजाफा करती है। तो ये पूछना है वफाक से कि सूबे में आप 10% कर रहे हैं, वफाक में आप 10% कर रहे हैं, अगर आपके पास इतने वसाइल इकट्ठे हो गए हैं। और दूसरा, जैसा आप मंसूबों की बात करें, ये कंटिन्यूटी थी। देखें, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, मैं थोड़ा सा तारीख में आपको लेकर जाता हूँ, 93-94 में इंडिपेंडेंट पावर्स प्लांट लगे और उन प्लांट्स के बाद आप देख लें मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट मियां नवाज शरीफ साहब की भी आई, उसकी परवेज़ मुशर्रफ की भी आई, फिर उसमें जमहूरी दौर जो खुद साख्ता सा था वो भी आया। 2008 तक आपका कोई सियासतदान दावा नहीं कर सकता कि हमारे मुल्क में जो है वो कोई बिजली घर लगा था। और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने उसकी बुनियादें रखी और उसको आगे लेकर जो है दूसरी जमातें, जो दूसरी हुकूमत आई वो लेकर चली। और जो शॉर्टफॉल उस वक्त हमारा चल रहा था, 5-7 हज़ार का जो शॉर्टफॉल चल रहा था, उसको कवर करते गए। लेकिन आज हम यही सवाल करते हैं कि अगर आपने 3 सालों में कोई नया बिजली घर लगाया है, उसकी फिजिबिलिटी बनाकर आपने कौम को बताई है, तो हमारा हक है। अगर किसान जो वो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, आपको पता है आटा लोग लाइनों में लेकर ले रहे थे, गंदम कहाँ से आ रही थी, बाहर से आ रही थी। और फिर हमने जब गवर्नमेंट हमारी ख़त्म हुई, हमने गंदम भी हमारे मुल्क में पैदा हो रही थी, किसान को इंसेंटिव दिया। किसान को इंसेंटिव क्या मिला कि रेट बढ़ा दिए गंदम के। जब गंदम का रेट बढ़ा, आपका हुआ। और आज ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? अगर ये सारा, तो हम तो पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं। मुझे कायरा साहब ये बताएं कि अब आप कहते हैं हमने आगाज़ किया, जाफ़र साहब कहते हैं हमारे मंसूबे थे, फीते ये काट रहे हैं, ये कहते हैं आप लोग माजी में डुबो गए इस मुल्क को। अवाम किसको सुने, किसकी बात पे यकीन करें, किधर जाएं? वो मुसलसल वही। असलान साहब, अगर बिजली के मंसूबे ना लगे होते, पहली बात यह, अगर बिजली के मंसूबे ना लगे होते तो आपकी डे बाय डे इंक्रीज कर रही है पॉपुलेशन, ठीक है। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, आपके मंसूबे नहीं लग रहे, तो आप सवाल तो कर सकते हैं ना कि अगर पीपल्स पार्टी और दूसरी जमात की जो गवर्नमेंट थी मियां नवाज शरीफ की, अगर उन दोनों ने कुछ नहीं किया तो वो शॉर्टफॉल कैसे कवर हो गया? हर दोनों ने अपना हिस्सा डाला है ना, तो तभी शॉर्टफॉल जो है वो कवर हुआ है ना। आज तभी कह रहे हैं ना कि हमारे पास बिजली वाफर है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप ये बता दें कि आपने कौन सा, मैंने तो पहले भी कहा, अगर नदीम कुरैशी साहब सुन रहे हैं वो बताएं कि हमने ये मंसूबा 3 सालों में कंप्लीट कर दिया। देखिए ना, हमने सिंध में कोल माइन का थर में जो है मंसूबे कंप्लीट किए हैं। अगर हम तो कह रहे हैं कि हमने ये कंप्लीट किया और इससे इतनी बिजली आ रही है, इतनी वहाँ पर लोगों को नौकरियाँ मिल रही हैं। हमारे दौर में नौकरियाँ भी मिल रही थी, सब कुछ हो रहा था, और फिर ये कहते हैं करप्ट दौर था। और अगर सारी दयानतदारी इन्हीं के पास है, सब कुछ इन्हीं के पास है, तो फिर लोगों को रिलीफ होता हुआ नजर आना चाहिए। सब आपकी नज़र से गुजरा है जो कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सिंध के हवाले से, सिंध हुकूमत के हवाले से जी, मैं उसके पे थोड़ी सी वजाहत करता हूँ। देखें, सुप्रीम कोर्ट हमारा बड़ा मुकद्दस अदारा है, और ऐसी बात मुझ जैसे लोगों के मुंह से निकले तो मैं भी तो इन्हें अदालत के अंदर भी बुला लिया जाए। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट को जो भी फैसले हैं वो अपने फैसले उनके बोलते हैं, कुछ स्टेटमेंटें नहीं बोलती। इसी तरह आज बल्दियात आपने सुना है, मैंने सुन लिया, मेरी दूसरी बात भी सुन लेना, मैं भी कहता हूँ। देखें, आज एक फैसला हुआ है, 12 करोड़ लोग जो हैं वो अजाब और तजब्जब का शिकार हैं, जिसमें वो है बल्दियात का सिस्टम, बल्दियाती सिस्टम जो सर्विसेज देता है, जिससे पूरे इलाकों की सफाई होती है, वाटर सप्लाई है, बिजली है, सारा कुछ है। आज 2 माह से वो फैसला हुआ है और उस फैसले का अभी तक ये नहीं पता चल रहा। ब्यूरोक्रेसी कहती है हम हैं, और जो पॉलिटिशियन कहते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर इतनी वाज़ेह जो स्टेटमेंट देनी हो, इसके ऊपर भी वाज़ेह फैसले जो हैं वो। एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है। नदीम कुरैशी साहब के लिए 3 सवाल जो है वो चौधरी जाफर इकबाल साहब ने छोड़े थे। वो चौधरी साहब के तो सवाल हैं ही हैं, मेरे ख्याल से वो एक हर आम आदमी के भी वही सवालात इस हुकूमत से। तो मैं ज़रा कोशिश करूँगा कुरैशी साहब से उस पर हम ब्रेक के बाद जवाब लें। साथ रहिए।
जी वेलकम बैक। नदीम कुरैशी साहब, चॉइस साहब ने भी 3 सवाल आपसे किए। वो 3 तो नहीं है, 300 सवाल है वैसे तो एक आम आदमी के, लेकिन कंपैरेटिवली जो आप कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म तरक्की है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन सर इधर जो हर चीज़ महंगी हुई है, हर चीज़ की कीमत में इजाफा हुआ है, इसका सर जिम्मेदार कौन है? ये कि कब तक आप 3 साल के बाद भी अगर ट्रेन का हादसा हो जाता है तो आप कहते हैं जी ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को पकड़ो, आज भी वो जिम्मेदार, और ये 5 साल भी मुकम्मल हो जाएंगे तो क्या आप यही कहते रहेंगे कि हमने 70 साल का मलबा था, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इन 5 सालों में भी, 3 सालों में? तो हम कहेंगे, हम उसको जिम्मेदारी से ओन भी करेंगे। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की आवाम ये हक रखती है कि वो अपने वोट के जरिए जिन्होंने काम नहीं किया उनको मुस्तरद करे या जिन्होंने काम किया उनको इंडोर्स करे। वो 2023 में फैसला हो जाएगा। देखिए अरसलान, एक तो आपने ताहिरा साहब की बात के जवाब में जो इन्होंने फरमाया, इन्होंने 3 क्वेश्चन किए कि जी सिंध में बड़े हालात अच्छे हैं, तो आपने तो फरमा दिया कि सीजे ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट दिया उसके पास कोई बात रहती नहीं है। मैं हैरान होता हूँ जब लोग टीवी चैनल पे बैठकर इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। मतलब पूरे पाकिस्तान से सारी लेबर जो है वो सिंध जा रही है काम करने के लिए। सिंध में बहुत रावी चैन चैन लिख रहा है। हम क्या कहें, इंशाल्लाह वक्त आएगा, फैसला हो जाएगा। पाकिस्तान के साहब, सिंध का सवाल तो मैंने उनसे कर लिया ना, उन्होंने जवाब दिया। मैंने तो आपसे जो सवाल किए मैं जवाब दूं, आपसे बनते हैं। जाफर साहब की बात, चौधरी जाफर साहब ने फरमाया कि जी एग्रीकल्चर में बताएं जी हमारे जमाने में डीएपी का रेट ये था, हमारे जमाने में एग्रीकल्चर इतनी अच्छी थी। भाई आपके जमाने में जो प्रोडक्शन हमारी होती थी, हमारी गंदुम की, कपास की, चावल की, मकई की, आज देखें, आज पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पंजाब में राइस प्लांटर, शुगर केन प्लांटर सब्सिडाइज रेटों पर फराहम किया जा रहा है। तमाम एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, तमाम पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर सब्सिडाइज रेटों पर काश्तकार को दी जा रही है। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसने गन्ना पैदा किया, जिसने गंदम पैदा की, जिस फार्मर को आपने रुसवा किया, जो लाहौर की मॉडल टाउन, लाहौर के मॉल रोड पर एहतजाज किया करता था, उसको घर बैठे उसकी कीमतें वसूल हुई हैं। अभी कायरा साहब ने कहा जी जो माजी में करप्शन हुआ करती थी आज वो कहां है? बिल्कुल वो करप्शन कम हुई है। तो पाकिस्तान के नेशनल रिजर्व बढ़े हैं, पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ है, पाकिस्तान के वो पाकिस्तानी 1 करोड़ से जायद जो बैरून मुल्क मुकीम है उनका पाकिस्तानी सिस्टम पर एतबार बढ़ा। 29 अरब डॉलर की फॉरेन रेमिटेंसेस आपको ये बता रही हैं हुजूर, इस मुल्क में अब आपकी हुक्मरानी नहीं है, एक ऐसे शख्स की हुक्मरानी है जिसको अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क सब लोगों का एतमाद हासिल है। ये कहना बड़ा आसान है कि जी किसी एक मंसूबे का नाम चले छोड़े। एक चीज अगर मैं कुरैशी साहब आपसे ये पूछूं, आप भी अवामी आदमी है, अवाम से मिलते हैं, आम आदमी खुशहाल है इस वक्त इस 3 साल के दौरे हुकूमत? आप एक अरसान एक चीज आपको अर्ज करूं, आप पूरी दुनिया के हालात देखें और पाकिस्तान के हालात देखें। 1.5 साल में पूरी दुनिया की मईशत कहां पहुंची? आप सिर्फ एक बात बता दें, क्या वजह थी यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे और शहबाज शरीफ एहतजाज कर रहे थे, बशीर बलोर साहब एहतजाज कर रहे थे, चीनी का रेट 120 रुपए था। आप बता सकते हैं कि 2008 में वही कीमतें थी इस मुल्क में जो 2005 में थी? आप कह सकते हैं कि 2013 में वही कीमतें थी जो 2008 में थी? देखिए महंगाई ने अब बढ़ना है, लेकिन हमने आम आदमी की कुव्वत खरीद में इजाफा करना है। फ्लोर ऑफ नेशनल चैनल पे बैठकर ये कहना कि जिस 10% तनख्वाहें बढ़ी हैं, भाई आज से 1 माह पहले जो नोटिफिकेशन हुआ 25% तनख्वाहें उस वक्त बढ़ाई गई, 10% अब बढ़ाई गई। अब भी जिन लोगों को माजी में अलाउंस नहीं मिला उनकी 25% इंक्रीज की गई है। लोगों तक हक बात जाने दें। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत पैदा नहीं होती, पाकिस्तान में डीएपी नहीं बनती, पाकिस्तान में यूरिया नहीं बनता, ये तमाम चीजें हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। आप 35 साल हुक्मरान रहे, आप इस मुल्क में फार्मास्यूटिकल के हवाले से कोई एक चीज बता दें कि इस मुल्क में रॉ मटेरियल बनता हो। आपने तो इस मुल्क को एडिक्ट किया क्योंकि आपने कुव्वत खरीद आम आदमी की बढ़ा दी, रोजगार मिल गया बेरोजगार को, ये हो गया सर। देखिए सारा कुछ एक जुम्बिश कलम नहीं हो सकता, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। अगर आज आपके नेशनल रिजर्व बढ़े हैं, उस प्रोसेस की तरफ क्या हम चल पड़े हैं? ये ग्रेजुअल तो है, क्या हम उस प्रोसेस की तरफ चल? क्या 3 साल में हमने अभी तक कोई नई रोजगार दिए हैं या लोग बेरोजगार ही हुए हैं? देखिए मैं 100% मुतमईन हूँ, लाखों लोगों को जॉब्स मिली हैं गवर्नमेंट सेक्टर में। जो जितना ये बताए ना जी, प्राइवेट सेक्टर में क्या काम हुआ पिछले 20-30 सालों में, क्या काम किया गया सर? उन लाखों में से मैं सैकड़ों को तो कम से कम मिलना चाहूंगा जिनको जॉब्स मिली हैं, लेकिन पॉइंट आपका आ गया सर। थोड़ा सा मैं जरा कमेंट नैब पर तीनों मेहमानों का चूंकि लेना चाहता हूं। चॉइस साहब,
चेयरमैन नैब में शर्मो हया है तो LNG का जाली केस ख़त्म करें, शाहिद खान अब्बासी साहब फरमा रहे हैं। इमरान खान चेयरमैन नैब की मुलाजमत तौसीक करेंगे, ये भी उनका कहना है। ये नैब सर बड़ा खटकता है, कहीं तो वो याद माजी अजाब है यार। अब वो आपको कहीं तो याद आता होगा कि ना ये सिलसिले की बुनियाद रखी होती नून लीग ने, ना वो नैब में बाद में कन्वर्ट होता और ना आज ये दिन देखे जा रहे होते। जी बिल्कुल, मैं अगर थोड़ा सा वक्त जो पहले कुरैशी साहब ने बातें की हैं फिर इस पर भी आता हूँ। पाकिस्तानी वोटर ये फैसला करेगा। हाँ, पाकिस्तानी वोटर ने KPK से लेके कराची तक 4 ज़िमनी इलेक्शनों में फैसला किया कि वो PTI को मुस्तरद करते हैं, वो उनका इंतखाब नहीं है। इनमें 2 सीटें PTI की अपनी थी और वो हारे। फिर उन्होंने कहा जी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट पे सब्सिडी दे रहे हैं। आप सबका बजट भी उठा के देख लें, हर दौर में सब्सिडी मिलती रही। फिर ये कह रहे हैं यूरिया पाकिस्तान में प्रोड्यूस नहीं होती। मेरे लिए हैरानगी की बात है। खाद के कारखानों को हमने सस्ती गैस मंगा के दी और सस्ती खाद अपने किसान को दी। मैंने रॉ मटेरियल का कहा, डॉक्टर साहब मैंने रॉ मटेरियल का कहा, रॉ मटेरियल का प्रोड्यूस होती है यहाँ, जैसे गाड़ियां यहाँ बनती हैं, लेकिन रॉ मटेरियल सुने साहब, आप सुने आप। फिर इन्होंने ये कहा कि जो है वो प्रोडक्शन बढ़ गई। भाई अगर प्रोडक्शन बढ़ी तो आपने चीनी और गंदम बैरून मुल्क से क्यों मंगवाई, वो क्यों आपको जरूरत पड़ी? फिर उनका बैरून मुल्क से लोगों ने एतमाद करके पैसे भेजे। लोगों ने इसलिए पैसे भेजे कि जो उनके अहलो याल पाकिस्तान में कमाते थे वो सब बेरोजगार हो गए। उन्होंने हुकूमती फंड में पैसा नहीं भेजा, अपने बाप को, बेटे को, बीवी को, बहन को पैसे भेजे हैं कि उनके कारोबार ठप हो गए, घर नहीं चल रहा, पहले से ज्यादा पैसे उन्हें नहीं। चॉइस साहब इसकी वो मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता, बट उसकी रीजंस कोविड हैं, दीगर मामलात हैं जिसकी वजह से फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ी हैं। फिर इन्होंने कहा कि हमने क्या काम किया प्राइवेट कारोबार के लिए। आप दुनिया के किसी माहिर मुईशत से पूछ लें कि किसी भी मुल्क का जो जरा नैब पे आ जाए, वक्त कम है, मुझे प्रिसाइज कमेंट्स नहीं, नैब पे जरा एक जुमला मुल्क के कारोबार चलते हैं PSTP से। हम लेके गए थे PSTP 1001 अरब पे, ये दोबारा 500 अरब पे ले आए हैं, हाफ पे ले आए हैं। आप नैब की बात करते हैं, बिल्कुल नैब ने हमें 3 माह से ट्रायल किया, कोई एक रेफरेंस नहीं बना सका। हम ये कहने में हक पे जानिब है कि जहांगीर तरीन के लिए अगर आप अपने एक वकील बैरिस्टर साहब को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर सकते हैं, उनके चीनी चोरी का रेफरेंस नैब नहीं भेजते, और हमारे वो LNG के टर्मिनल्स जिनके ऊपर कोई आप एक लफ्ज नहीं लिख सके, तो फिर नैब जानिबदार है। और नैब चेयरमैन उस दिन से जानिबदार है जब वो वीडियो मंजर आम पे लाई गई थी, जो इमरान खान साहब के एक दोस्त के चैनल पे लाई गई। उस दिन से नैब चेयरमैन किसी के कंट्रोल में और वहीं से चल रहे हैं। ठीक, कायरा साहब कैसे देखते हैं ये जो बात की जा रही है कि चेयरमैन नैब की मुलाजमत में भी तोसी हो जाएगी और ये मामलात, और फिर जो नैब कवानीन हैं उनमें तरमीम की बात, अपोजिशन का साथ ना देना, ये नैब मुसलसल ज़ेर बहस है, कैसे देखते हैं इसे आप? पहली बात यह कि नैब का इदारा जब है, जिस दिन इमरान खान साहब से नैब के चेयरमैन ने प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुलाकात की थी, उसी दिन पूरी कौम को पता चल गया था कि नैब का आने वाला रोल क्या है। और फिर को पूरी कौम ने देखा है, कोई बिजनेसमैन है मुखालिफ तो उसको जेल में डाला गया है, सियासी मुखालिफ है तो उसको जेल में डाला गया है, जो जिसके लिए 2 दिन पहले वो तकरीर करते थे, तीसरे दिन वो जेल चला जाता था। आज देख लेना खुर्शीद शाह साहब को 2 साल का होने के करीब है। 2 सालों में कभी उनकी एडजर्न हो जाती है सुप्रीम कोर्ट से बेल, कभी हाई कोर्ट से हो जाती है, और 2 सालों से वो लटके हुए हैं। आपको पता है मर्डर केस में भी अगर 2 साल तक उसकी हेयरिंग ना हो तो उसको ज़मानत मिलती है। और लेकिन ये सिर्फ इल्ज़ामात हैं, अभी ये अपना पूरा केस जो है वो सबमिट नहीं कर सके कोर्ट में। सेंड टू कोर्ट करें ना, चलान करें तो फिर तो फैसला हो जाना चाहिए। लेकिन अगर 2 सालों में आप इतने बड़े केस के ऊपर ना कुछ सज़ा दिलवा सकते हैं, ना कुछ और कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि इनकी ज़मानतें नहीं होने देनी। और एक उनका बेटा है, इंतहाई शरीफ और नफ्स इंसान है वो, और उसको भी पकड़ कर जेल में डाल दिया गया है। बात यह है कि ये सांप तोड़ने की कोशिश है किसी भी पॉलिटिकल वर्कर के, किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स के, कि सिर्फ उनको जेलों में डालो, उनकी फैमिली को ख़राब करो, उनके जो ज़मीनें हैं उनको ख़राब करो, उनके कारोबार को ख़राब करो, तो वो टूट कर ब्लैकमेल होकर। मैं कुरैशी साहब, कोई जवाज़ है कि नैब जो है वो बायस नहीं है और वो कह लें मेरिट पे तमाम तर केसेस को चला? अब तो बायसनेस में कोई शक ही नहीं रह गया हुआ नैब की।
देखिए जी, मेरे लिए तो बड़ी हैरानी की बात है कि आप ये कहेंगे कि कोई बाइसनेस है कि ये जो चेयरमैन नैब है ये इन्हीं के नॉमिनी हैं, इन्होंने उनको नामजद किया। और अभी कायरा साहब शायद अपनी बड़ी तकलीफ फरमा रहे थे, ये भूल गए हैं यहाँ तो मलिक रियाज साहब कह रहे हैं फकीर बुखारी जैसे लोग नैब के चेयरमैन रहे हैं, जिनकी जो वो सिटिंग नैब के चेयरमैन थे और उनकी साहबजादी मलिक रियाज साहब के पास जॉब किया करती थी पहले टाउन में। मैं ये बातें टीवी पे करना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी है। ये समझते लोगों का हाफजा खत्म हो गया है, तो लोगों को बड़ी बातें बताएं कि किस तरह से इस मुल्क को चलाया जाता रहा। मैं समझता हूँ नैब के इदारे ने मुझे 1 मिनट दीजिए, बिलियन रुपीस की व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ा है। किसी इदारे में किसी शख्स से किसी की लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकती है, इस्लाह अहवाल की गुंजाइश हर जगह है, लेकिन आप एज ए होल देखें आज भी वो शख्स, वो नौजवान जो आईओ था, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था रेंटल पावर केस का, राजा परवेज अशरफ के केस का, उसकी लाश फेडरल लॉजिस के एक रूम से लटकी हुई मिली थी, जिसके बच्चे आज भी दरबदर चीखते फिरते हैं कि हमारे वालिद ने खुदकुशी नहीं की, वो 2 बजे तक अपनी बीवी के साथ गुफ्तगू कर रहा था और 3:30 बजे उसकी लाश लटकी हुई थी। तो बहुत सारी बातें हैं, हम इदारों को सिर्फ इसलिए मेलाइन करते हैं, हमें मतलूबा नताइज चाहिए। लोग इनके हलकों के लोग, मैं अब एक रुकन असेंबली हूँ, आज मेरे एहसास से 10 लाख रुपए हैं, 5 अरब हो जाए लोग रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तीनों मौजूद मेहमानों का। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के पान।